अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शानज़ा ताहिर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ कि हमारे पास फ़िज़िक्स की एक बुक है 12th क्लास की, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो मैं आपके साथ बात करूँगी कि हमारे पास बुक रीडिंग कितनी ज़रूरी है फॉर द फ़िज़िक्स। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स आपको कहते हैं कि आपको फ़िज़िक्स के लिए बुक रीडिंग नहीं करनी। ठीक है, आपको बुक रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है बुक रीडिंग करके, लेकिन बुक रीडिंग फॉर द फ़िज़िक्स इज़ एज एसेंशियल एज़ फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको एक बार बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि कई एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट बुक में से आ जाते हैं और फिर अगर आपने बुक रीडिंग नहीं की होती तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने फ़िज़िक्स की बुक रीडिंग करनी है, एंड ये बुक रीडिंग सिर्फ आपने एक दफ़ा करनी है। उसके बाद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने से रीड करने हैं जो आपने मार्क किए हुए हैं, फिर आपने थोड़ा बुक रीडिंग नहीं करनी। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट में ही, जैसे आपको एक चैप्टर पढ़ा है, आज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, तो आपने उसी की बुक रीडिंग करके अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क आउट कर लिया है, तो अगली बार बुक रीडिंग करते हुए आपको मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगेंगे फॉर दैट चैप्टर। ठीक है, तो आप जब अपना नोट्स में से तैयारी कर रहे हैं, अपने शॉर्ट लिस्टिंग में से तैयारी कर रहे हैं, अपने लेक्चर में से तैयारी कर रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपने बुक पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है, जो हाईलाइट किए हुए हैं, तो उनको आपने पढ़ लेना है फॉर योर सेफ साइड। चलें जी, मैंने अपना सिलेबस खोल लिया है, तो मैं आपको पहले सिलेबस से बताने लगी हूँ कि आपने क्या करना है। अगर मैंने चैप्टर चूज़ कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो अब मुझे उसकी बुक रीडिंग किस तरह से करनी है, मुझे अपना सिलेबस किस तरह से पढ़ना है और मुझे किस तरह से फ़िज़िक्स को स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं उस पर बात करने लगी हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर फिज़िक्स है, सॉरी, उसका फर्स्ट चैप्टर कंसीडर होता है। तो आपका मैं वही आपको बताने लगी हूँ कि आपने किस तरह से पढ़ना है उसको। आपने अपने कंटेंट्स देखने, सबसे पहले वी हैव द कूलम्स लॉ। ठीक है, वी हैव द कूलम लॉ इन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल मीडिया के अंदर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, उसके यूनिट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देन एनर्जी स्टोर और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो ये सारे हमारे कंटेंट थे फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक का सब्जेक्ट। अब मैंने अपने कंटेंट्स पढ़ लिए, मेरे पास तो ये ऑनलाइन था, तो मैंने इस तरह से पढ़ लिया। आपने अपने जो सिलेबस है उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी निकलवा लेनी है। आपके पास प्रिंट आउट कॉपी होनी चाहिए फॉर योर सिलेबस, ताकि आप बार बार अपना सिलेबस आराम से देख सकें कि आपके सिलेबस में कौन सा कंटेंट है और कौन सा कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब मैंने अपने कंटेंट्स देख लिए, अब हम आते हैं बुक रीडिंग की तरफ कि किस तरह से मुझे बुक रीडिंग करनी है फॉर द फिजिक्स। चलें जी, अगेन आई हैव ओपन बाय बुक, जो मेरे पास फिज़िक्स की 12th क्लास की बुक है। ठीक है जी, मेरे पास ये पीडीएफ में है, तो मैंने वो पीडीएफ खोल लिया है आपके सामने जी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे दिए हैं, देन उन्होंने एक लाइन बताई हुई है। आपका चैप्टर का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस को होल्ड ऑन करती है। ठीक है, दैट मेकअप एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं तो हमारे पास बनता है एटम या मॉलिक्यूल। द ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ इंटायरली ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम से बनी हुई है ह्यूमन बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से। दस वी ओव आर एग्जिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमारी एग्जिस्टेंस किस चीज़ पर ओव करती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब ये कहने को आपके पास 3 लाइनें थी, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था। ठीक है, उसने आपको बताया पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसने आपको बताया कि एक एटम, ठीक है, एक एटम में और एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल और एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। दिस इज़ द एटम और द मॉलिक्यूल। ठीक है, और हमारी बॉडी इसके ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, हमारी बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ दिस कंपाउंड, जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो इट कंसीडर्ड एज न्यूट्रल। तो हमारी बॉडी कंसीडर होती है एज अ न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं नज़र आता, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद हैं।
साथ ही उसने आपको बता दिया कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो ऑफ करती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर ऑफ करती है। तो ये बात हाईलाइट करने की है। आपको समझ आ गया। आपने क्या करना है, आपने लिखना है एटम, ठीक है, साथ आपने लिखना है मॉलिक्यूल। आपने इस तरह से भी बनाना है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डालना है, और आपने आगे एरो लगा के लिखना है ह्यूमन बॉडी कंपोज या कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपने ये एक लाइन लिख ली। अब आपको ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक ये वर्ड आपने हाईलाइट कर लेने कि आर एग्जिस्टेंस ऑफ टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आप जब भी ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किसी चीज़ के अंदर हों तो उसको हम एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और हम ह्यूमन बॉडी जो है वो इससे कंपोज हुई हुई है और हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर है। तो आपको 1 सेकेंड लगा ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहली बारी में आपने टाइम लगाया, दूसरी बारी में आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगा। ये तो हमारा था ऐसे ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। हमारा जो मेन हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम द कूलम्स लॉ। तो हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं किस तरह से पढ़ूंगी। वी नो दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर किसी को पता है कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू बी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। Moreover, we also learned that like charges repel each other and unlike charges attract each other. तो ये वो बेसिक बातें हैं जो हर एक को पता है, ठीक है। Now we investigate the quantitative measure of these forces. The first measurement of the force between electric charges was made in 1874 AD by Charles Coulomb, a French military engineer. On the basis of these measurements, he deduced a law known as Coulomb's law. It states that अब ये पूरा पैराग्राफ कुछ भी नहीं था। इस पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ पर आपने क्रॉस लगाना है। ये पढ़ने की आपको बार बार ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। आपको पता है कि 2 लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और 2 अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये बातें किसको नहीं पता, हर एक को पता है। और ये वो बातें हैं जो आपको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को धोखा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने वो बातें रिवाइज़ करनी है जो आपको याद नहीं रहती। आपने वो बातें रिवाइज़ करके खुश नहीं होना जो आपको पहले से आती हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपने पहले पैराग्राफ पर लगाना है क्रॉस, ठीक है। आपने फर्स्ट टाइम उसको रीड किया लेकिन उसके बाद अब उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उस पर पेंसिल से क्रॉस लगाना है। आगे आए जी। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और मैथमेटिकली वो क्या है। अब ये डेफिनेशन से भी आपका कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन पर भी क्रॉस लगाएं। आपने कभी नहीं पढ़नी इस डेफिनेशन को। आपने जस्ट फॉर्मूला देखना है। F इज इक्वल टू Q1 Q2 और ओवर R स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला से याद रखना है उसकी डेफिनेशन को। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्जेस। 2 हमारे पास चार्जेस हैं तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द चार्जेस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक हो गया। और इसके दरमियान में हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा दैट इज़ के। तो आपने इस फॉर्मूला को हाईलाइट कर लेना है। अब आपने जब भी अपना चैप्टर खोला आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला देखना है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपको याद आ जाएगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और के जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो ऊपर वाला पूरा पैराग्राफ और डेफिनेशन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है फॉर द MD कैट। FSC के लिए सब कुछ पढ़ना होता है लेकिन MD कैट पे आपको ये टाइम वेस्ट करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्स। अब आपने याद रखना है ये म्यूचुअल फोर्स है दैट एक्ट ऑन ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। फोर्स जो है वो हमेशा ये वाली आपने डायग्राम को जहन में रखना है। जो फोर्स होती है वो जो लाइन ज्वाइन हो रही होती है चार्जेस से हमेशा उस पर एक्ट करती है। फोर्स हमेशा उन पॉइंट्स पर एक्ट करती है जो लाइन ज्वाइन हो रही होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया। फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। आपने डायग्राम को जहन में रखना है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, और एक बात आपने याद रखनी है कि ये म्यूचुअल फोर्स है। उसके बाद आ जाता है के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हमें पता चल गया कि के कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, ये याद रखना है आपने, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट विच एफ क्यू एंड आर मेजर्ड। तो अब आपने याद रखना है कि जो आपकी के की वैल्यू, आप साइड में करके कहीं लिख लेंगे, के की वैल्यू जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम पे एंड द सिस्टम यूनिट पे, SI यूनिट्स पे ऑफ फोर्स, चार्जेस एंड आर के जो यूनिट्स होंगे उन पर। इफ़ द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज़ फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस होगा तो सिस्टम SI यूनिट होंगे, तो के की वैल्यू हमारे पास होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आपने हाईलाइट कर लेना है। अब क्या करना है आपने, अब आपने पॉइंट्स निकाल लिए जो भी थे आपके ऊपर, आपने सारा क्रॉस किया, जस्ट ये फॉर्मूला को याद रखना है। उसके बाद अब आपने यहाँ लिखने ले लेना है इसके साथ करके कि फोर्स जो है वो हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। अब म्यूचुअल फोर्स आपको इस डायग्राम से याद हो गया। अब आपको ये भी याद हो गया कि फोर्स हमेशा उन चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करी होती है उसके अलोंग लगती है, ये अलोंग लगी हुई है, ये अलोंग लगी हुई है, आपको ये बात भी याद होगी। फिर उन्होंने बताया कि के कांस्टेंट है, के की वैल्यू जो है हमारे पास डिपेंड करती है SI यूनिट पर और नेचर ऑफ द मीडियम पर, ये बात भी आपने साइड में करके लिख ली, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि अगर फ्री स्पेस होगी तो उसकी वैल्यू होगी के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके साथ आपने छोटा सा करके लिख लेना है इन फ्री स्पेस, ठीक है, आपने लिख लिया इन फ्री स्पेस। अब ये वाला पैराग्राफ भी आपने क्रॉस कर देना है, आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपने निकाल लिए, ठीक हो गया। उसके बाद चलें जी, अगला हमारा जो पॉइंट है वो देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है वेयर एप्सिलॉन नॉट इज़ एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बात हाईलाइट करने वाली है, नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका मतलब है जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस in SI units. Its value is 8.85 into 10 raised to power minus 12 nm2 C-2। तो अब आपकी एप्सिलॉन नॉट का ये वाला जो पैराग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है एप्सिलॉन नॉट के साथ आपने लिखना है कि ये इलेक्ट्रिक हमारे पास कांस्टेंट है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। आपने उसकी वैल्यू लिखनी है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, और उसका जो यूनिट है, यूनिट हमेशा हमारे पास MCQs में आता होता है, तो यूनिट को आपने हाईलाइट करके लिखना है nm2 C-2। तो ये बात आपने ऐसे साइड में निकाल के लिख ली अपने पेपर पर या अपनी बुक पर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है के की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 nm2 C-2। इनके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब इस पर आपने स्टार लगा लेना है कि ये आपने पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट पर, हमारे पास क्या है जी, उसने बताया कूलम फोर्स इन द फ्री स्पेस। अब उसने के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा के दे दिया, तो एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये वाली। अब पूरे पेज के अंदर देखें कि हमने कितना याद किया है, हमने इस पूरे पर क्रॉस लगा दिया पूरे पेज के अंदर, ठीक है। हमने जब बुक खोली तो हमने अपना एक फॉर्मूला हाईलाइट किया हुआ था F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2। उसके बाद हमने ये वाली अपनी डायग्राम हाईलाइट की हुई थी जिसके साथ हमने यहाँ लिखा हुआ था कि फोर्स हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है जी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये उसके लॉन्ग डायरेक्शन के आती है फोर्स, हमेशा चार्जेस को जो पॉइंट ज्वाइन करा होता है। उसके बाद हमने लिखा हुआ था कि जो के की वैल्यू है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक SI यूनिट पर और एक हमारे पास डिपेंड करती है जी मीडियम बिटवीन दैम। उसके बाद हमने के और ये वाला फॉर्मूला हाईलाइट किया हुआ था और ये वाले पे भी क्रॉस लगाया हुआ था। अब आपने सिर्फ जब आपने अपनी बुक खोली, आपने ये पढ़ा, आपने ये डायग्राम देखी, तो
आपको 2-3 मिनट लगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये वाला जो हमारा पैराग्राफ था इसको हमने ऐसे हाईलाइट करके इस पर स्टार लगाया हुआ था, यानी ये हमने पढ़ना था। हमने इसकी वैल्यू देखी, हमने इसका यूनिट देखा, हमने देखा इसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, हमने के की वैल्यू देखी, उसके यूनिट देखे। ठीक हो गया। इतना सा काम आपने पूरे पेज में करना है जब आपने सेकेंड टाइम रिवाइज करना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास है एज स्टार्टेड अर्लियर, कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, हमें पहले से पता है, अब हमें इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स दैट इफ़ Q1 exerts a force on Q2 and Q2 also exert an equal and opposite force on Q1, if we denote the force exerted on Q2 by Q1 as, ठीक है, अगर Q2 ने हमारे पास Q1 पर फोर्स लगाई है तो वो F21 होगी, ठीक है जी। और अगर 1 जो है वो 2 पर लगा रहा है, अगर 1 2 पर लगा रहा है तो वो F12 होगी, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फोर्स है, हमें पता चल गया। ये बात आपने हाईलाइट कर लेनी है और माइनस लगा लेना है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। माइनस हमारे पास डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो अब ऊपर वाला पैराग्राफ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट फॉर्मूला हाईलाइट किया। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दीज फोर्सेज इज़ द सेम एंड इज़ गिवन बाय इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, ये वाली आपके पास। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेज वी इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर। अब हमने उनकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगा लिया है। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द Q1 टू Q2 एंड R12 जो है वेक्टर फ्रॉम द Q2 टू Q1। ठीक हो गया। अब यूनिट वेक्टर जो हमारे पास फोर्स होगी, यानी 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर भी 2 से 1 वाला आएगा, और ये, ठीक है। ये बात उसने 4 लाइनों में बताई थी, आपने इसको भी कर देना है क्रॉस। आपने बात हाईलाइट करनी है जस्ट ये कि ये हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है, वो उस पर फोर्स लगा रही है, वो उस पर फोर्स लगा रहा है, और नेगेटिव डायरेक्शन। उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर ले आए, जो फोर्स होगी उसी का यूनिट वेक्टर होगा, इसको आपने हाईलाइट कर लिया। 2 फॉर्मूलाज आपने हाईलाइट किए अभी तक, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली डायग्राम देखनी है, जैसे हमारे पास Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर Q1 जो है वो Q2 पर लगा रहा है, तो ये वाली बातें भी आपने देख लेनी है, ठीक है। एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दी फोर्सेस F21 एंड F12 आर शोन, ठीक है। उसके बाद उनके यूनिट वेक्टर, और ये वही ऊपर वाला फॉर्मूला हाईलाइट करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे क्या है, द साइन एंड द चार्जेस इन द इक्वेशन डिटर्मिन वेदर द फोर्सेज आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक हो गया। वी शैल नाउ कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द मीडियम। अब मीडियम का इफेक्ट हमने देखना है बिटवीन द 2 चार्जेस अपॉन द कूलम्स फोर्स। तो अगर उनके दरम्यान में मीडियम आ जाता है तो कूलम फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। इफ़ द मीडियम इज़ एन इंसुलेटर, अगर मीडियम इंसुलेटर होगा, इट इज़ यूजली रेफर एज डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर रेफर करते हैं हम उसको। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स as compared to that of the free space by a certain factor which is constant for a given dielectric. This constant is known as relative permittivity and represented by epsilon r. The values of the relative permittivity of the dielectrics are given in the table. अब इस पूरे पैराग्राफ में उसने क्या बताया, कोई भी काम की बात नहीं है, इसको आपने करना है क्रॉस। आपने इस फॉर्मूला को करना है हाईलाइट। अब इस फॉर्मूला से मैं आपको समझाने लगी हूँ कि क्या उसने आपको बताया। उसने कहा जो हमारे पास पहले फोर्स थी वो थी K Q1 Q2 ओवर R², ठीक है। अब उसने कह दिया कि हमारे जब भी हम डाई इलेक्ट्रिक को इंसुलेटर अंदर डालते हैं उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, तो हमारी फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है बाय द एप्सिलॉन आर। तो हमने एप्सिलॉन आर को जो है, जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी उसको कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया फॉर्मूला को। तो बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हम कोई इंसुलेटर डालेंगे इसके साइड में आपने लिख लेना है इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक, और एप्सिलॉन आर को आपने लिख लेना है रिलेटिव परमिटिविटी। बस उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रिलेटिव परमिटिविटी जब भी हम कोई इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक डालते हैं अपनी कूलम फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है बाय द एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो हमारे पास एयर के लिए होता है दैट इज़ 1.0006 यानी 1 ही कंसिडर होता है। द वैल्यू सो क्लोज टू 1, सो बाकी को हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। अब आपके पास आ जाता है जी ये टेबल। टेबल में से आपने क्या करना है, टेबल में आपने वैक्यूम याद करना है, एयर याद करना है,
आपने याद करना है जी ग्लास का, आपने याद करना है जी पैराफिन पेपर का, आपने याद करना है जी वाटर का, आपने याद करना है अमोनिया का। ठीक है, आपने ये 4-5 याद कर लेने, बाकी भी आपने एक बार सारे पढ़ लेने हैं, लेकिन ये आपने ज़रूरी याद कर लेने हैं। और बस आपका कूलम्स लॉ का जो टॉपिक था वो तैयार हो गया। अब आपने जब अगली बारी में पढ़ना है तो अगली बारी में ना आपने पहला पैराग्राफ पढ़ना है, ना आपने ये पढ़नी, आपने जस्ट ये पढ़ना है। एंड उसके बाद आप जब नेक्स्ट पर आएंगे तो आपने ये भी नहीं पढ़ना, आपने ये पढ़ना है जस्ट। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पर आएंगे और आपने साइड में ये डायग्राम पढ़नी है, उसके बाद ये वाला आपने एक पैराग्राफ जिसको स्टार्ट किया आपने ये पढ़ना है। उसके बाद जब अब नीचे आए तो नीचे भी आपने ना ये पढ़ना है, आपने जस्ट ये पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना, आपने जस्ट ये पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना, आपने जस्ट ये पढ़ना है और ये डब्बा पढ़ना है। और बस आपका हो गया कि किस तरह से आपने टॉपिक को पढ़ना होता है फॉर द फिज़िक्स। आज की वीडियो थी कि किस तरह से आपने बुक रीडिंग करनी है फॉर द फिज़िक्स। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।